व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये मेडिकल सेगमेंट है और मेडिकल सेगमेंट में आपको पता है आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेजल इश्यूज़ पे, यानी नाक के साथ जो जो इश्यूज़ हो जाते हैं, नॉट दैट सेंस, रियल में जो मेडिकली नाक के साथ इश्यू हो जाते हैं, उन इश्यूज़ की हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले वाले डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, JPMC में होते हैं, ENT सर्जन हैं, डॉक्टर तारिक रफ़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल फाइन जी। ओके डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जो हम लोगों से पहले भी मिल चुके हैं और जी जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर शहजाद हमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, हम डॉक्टर साहब से इससे पहले के नाक के इश्यूज पे बात करें, हम पहले पूछेंगे हमारे पोल का सवाल। हम अपने पोल का सवाल आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या ज़ात पात से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है, हाँ या नहीं में? आप बिल्कुल ऑनेस्ट जो आप सोचते हैं उस वो जवाब दे रहे हैं, विच आई एम रियली लाइकिंग इट। यही सवाल हम डॉक्टर साहब से करते हैं। क्या चीज़? इट्स अ टोटल नॉन मेडिकल क्वेश्चन सर, बट जस्ट यू नो बिकॉज हम एज अ ह्यूमन भी लाइफ स्पेंड करते हैं अपार्ट फ्रॉम एज अ डॉक्टर लाइफ। आप मुझे बताइए, क्या इंसान की ज़ात पात से कोई फ़र्क पड़ता है? किस चीज़ पे? रिलेशंस पे, लोगों के आपस में रिलेशन में रिश्ता करते वक्त, क्या वैसे ही देखिए उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में वी कैन कैटेगराइज कि दिस पर्सन इज फ्रॉम दैट फैमिली, इससे उसका ये पर्टिकुलर एटीट्यूड है? I think to some extent it does make a difference because you see an upbringing in a particular family doesn't affect your attitude. The family you grow, जहाँ आप grow करते हैं, कहते हैं this thing runs in the blood, मतलब आपने वो शायद वैसे ग्रूम ना भी किया हो बच्चे को। देखिए जेनेटिकली तो कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि वो जेनेटिकली रन करता है कि अगर किसी का बाप चोर है तो बेटा जो है वो जेनेटिकली चोर होगा, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी फैमिली का टेंडेंसी तो नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर इन्वायरमेंट बचपन से रहती है, जो माहौल रहता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे माहौल में ग्रो करता है जहाँ पर कोई बाप जो है कोई करप्शन में इन्वॉल्व है या किसी बुराई में इन्वॉल्व है, और बच्चा अगर शुरू से वो चीज़ देखते रहता है तो उसके लिए एक नॉर्म बन जाती है। वो उसको एक बुराई नहीं समझता क्योंकि उसका जो फादर है जो के लिए इसके लिए एक तरह का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो दे थिंक कि ये चीज़ एक नॉर्मल पैटर्न है। सो डेफिनेटली इट डज मेक एन इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है वो इससे इन्फ्लुएंस होता है। बट हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि सारे ऐसे फैमिलीज में जो लोग हैं वो सारे ऐसे ही होंगे। हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की अपनी थिंकिंग है। प्रॉब्ली व्हेन वी ग्रो ओल्डर, और जब हम अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करते हैं, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू मेक डिसीजंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड प्रॉब्ली वी कैन चेंज लेटर ऑन, और we can be different when we grow elder from. पर हमारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारी फैमिली की अपब्रिंगिंग और यू नो जिस हमारे फैमिली के I think to कल्चर some extent definitely influenced होते हैं फैमिली की अपब्रिंगिंग से, सोशल प्रेशर अगर से। आप उसी इंसान को इंडिविजुअली अलहदा से बिल्कुल लेके आप उसको आप ग्रो करो तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होगी, उसके डिसीजन मेकिंग पावर डिफरेंट होगी, उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, माइंडसेट डिफरेंट होगा। डेफिनेटली होगा, लेकिन देखिए ना कि जो चीज़ें उसके अंदर इन बिल्ट हैं, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, जो कि उसका अपना है, जो कि उसने जेनेटिकली इनहेरिट किया। यही बिल्ट इन कैरेक्टर जो है ये फैमिली में रन करता है। जेनेटिकली तो किसी हद तक आप कह रहे हैं शायद रन करता हो, लेकिन मैं समझता हूँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बनिस्बत इसके कि कोई फैमिली जो है वो इन्फ्लुएंस करती है जेनेटिकली। लेकिन बचपन से बड़े होने तक जो इन्फ्लुएंसेस फैमिली के हैं वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? डेफिनेटली आई वुड सेकंड डॉक्टर साहब ओपिनियन, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मजहबी तौर पर देखा जाए तो हमारे पास एक गाइडलाइन मौजूद है कि हम में से अफजल सिर्फ वही है जिसका तकवा अच्छा है, तकवा बेहतर है। तो ज़ात पात पे तो वैसे ही हम यकीन नहीं रखते बीइंग मुस्लिम्स, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट नहीं रखते। जब किसी की शादी होने लगती है या फिर वो रिश्ते बनाने लगते हैं तो इन चीज़ों को बीच में ले आते हैं। वैसे हम कहते हैं यकीन नहीं रखते, यस इट्स ओनली तकवा, बट ये सब करने लगते हैं तो ये सब चीज़ बीच में आ रहा है। वो दरअसल हम जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कंबाइंड इंडिया था उसमें यह है कि जो हिंदू इन्फ्लुएंस था वो हमारे माशरे पे काफ़ी ज़्यादा था और है। तो ये ज़ात पात का जो तस्वुर है ये हमने वहीं से लिया है। देखा जाए तो अगर आप अरब वर्ल्ड में देख लें जाकर, जो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। तो हमारे माशरे में इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज़ कॉमन बिकॉज वी लिव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
हिंदूज़। अभी भी हमारे यहाँ जो शादी ब्याह में बहुत सारी रसूमात हैं, अगर आप देखें तो हमने वहीं से मुस्तार ली हुई हैं, वो हमारी अपनी नहीं है। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, अपब्रिंगिंग में बच्चे की, ठीक है ना। अब उसकी ज़ात पात पीछे रह जाती है। अगर एक आप किसी इनके जो आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कमतर ज़ात के बच्चे को किसी अच्छे एनवायरनमेंट में पालें और बढ़ाएं उसको, तो वो ज़्यादा बेहतर इंसान साबित हो सकता है बनिस्बत इसके कि जो किसी महल में पैदा हुआ हो। Probably yes, you know? तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपब्रिंगिंग में। सही। अच्छा सर, वो अब हम थोड़ा नेजल इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले हमारे पास एक पैकेज है, पहले हम चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। नाक की अंदरूनी झिल्ली में वर्म को साइनोसाइटिस कहते हैं। आमतौर पर बार बार ज़ुकाम होने, नाक के अंदर किसी खराशदार चीज़ के पहुंचने, नेज़ हसासियत के सबब ये मर्ज होता है। 4 किस्म के साइनसेस पाए जाते हैं। आंखों से कदरे ऊपर 2 माथे पर मौजूद साइनसेस को फ्रंटल साइनस कहते हैं। आंख और नाक के दरमियानी हिस्से को इथमॉइड साइनस कहते हैं। स्फेनॉइड साइनस अंदर की जानिब होता है, जबकि मैक्सिलरी साइनस नाक की हड्डी के नीचे होता है। चूँकि ये मर्ज नाक की झिल्ली के वर्म के नतीजे में होता है, इसलिए दाफे वर्म एंटीबायोटिक दवाएं मुफीद रहती हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक बिल्कुल एनाटमी जो है उसके ऊपर आपने एक पैकेज देखा। अब हम इन इश्यूज पे बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या इश्यूज हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले सर, मेडिकली नाक के क्या क्या इश्यूज होते हैं? देखिए, नाक जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अदर देन के कॉस्मेटिक रीज़न है कि किसी की नाक बहुत खूबसूरत होती है तो खूबसूरत लगता है, और किसी की खुदा न खास्ता ख़राब हो तो वो ख़राब मतलब कि नाक बैठी हुई है, बहुत मोटी है, मतलब कॉस्मेटिकली अपीयरेंस वाइज, तो फिर प्रॉब्ली वो उसको अच्छी नहीं लगती। एक तो इम्पॉर्टेंट इशू ये कि नाक का हमारे यहाँ इस माशरे में नहीं, सारी दुनिया में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है कि नाक के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं, फिर उसका सोशल इशू भी होता है कि नाक कट गई, जिसे महावरतन कहा जाता है, तो वो उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है। लेकिन मेडिकली नाक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले तो ये फंक्शंस क्या है नाक, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नाक का ये है कि जी ये जो सांस हम लेते हैं, बाय द टाइम इट रीचेज इनटू आवर लंग्स, नाक इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया कि इट्स गॉट एन एक्सीलेंट इफेक्ट ऑन क्लीनिंग द ईयर। अगर आप बहुत गंदे एनवायरनमेंट में भी सांस ले रहे हैं, मट्टी धूल में भी, लेकिन लंग्स में जब हवा पहुंचती है तो नाक उसको फिल्टर करके बिल्कुल साफ़ करती है। चाहे आप साइबेरिया की -50 डिग्री में भी सांस लें या आप सिबी के +50 में भी सांस लें, लेकिन उसकी टेम्परेचर को इतनी बेहतर रेगुलेट करती है कि जब वो लंग्स से पहुँचती है हवा तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पर होता है। उसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल जो हम सूंघते हैं वो नाक का काम है। जो हमारा टेस्ट है वो इनडायरेक्टली नाक से रिलेटेड है। अगर किसी की नाक बंद हो तो उसको जायका भी नहीं आता। हाँ। उसके अलावा हम जो बोलते हैं, जैसे मैं आपसे भी बात करूं, बहुत सारे अल्फाज हमारे जो है वो नाक की रेजोनेशन से आते हैं। तो नाक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी नाक किसी चीज़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये फंक्शंस जो हैं डिरेंज हो जाते हैं। और जितने इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि अगर ये डिरेंज हो जाए तो हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है। जैसे कि आजकल मौसम है एलर्जी का, लोगों की नाक बंद है, छींकें आ रही है, जुकाम है, तो आप देखिए बहुत सारे लोग बहुत हद तक डिस्टर्ब हुए हैं इसकी वजह से। हाँ हाँ, डेफिनेटली पूरा लाइफ पूरा आपको वो डे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जिस वक्त आपके साथ ये सारे सिम्टम्स चल रहे होते हैं। अच्छा सर, मुझे आप बताइए कि ये किन सीजन्स में नाक के जो इश्यूज हैं वो एकदम से रेज होते हैं, जिस तरह आजकल हुआ है फॉर सम रीज़न? यूजुअली तो ड्राई वेदर में होते हैं, ड्राई वेदर में उसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जैसे स्प्रिंग है, पॉलन्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, पौधे जो हैं मुख्तलिफ फूल आते हैं। हमारे कराची शहर में तो निस्बतन कम है ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि बाहर कब आई और कब गुजर गई। तो बकिया जो अब कंट्री है तो उसमें ये चीज़, स्पेशली इस्लामाबाद जैसे शहर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो पॉलन एलर्जी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी सूरत में ये जो नाक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज़, इस तरह की चीज़ें इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। ओके अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? हेल्दी मॉर्निंग, अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ कराची से। जब्बार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएंगे हमारे पोल का जो सवाल है उसका जवाब बताएंगे? प्लीज रिपीट करेंगे पोल का क्वेश्चन? हमारा पोल का सवाल है कि जात पात से वाकई में कोई फर्क पड़ता है? जात पात से तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता।
पढ़ना नहीं चाहिए, अगर पढ़ता है तो और बात है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए आसपास में। क्या फर्क पड़ता है, मैं ये तो पूछ रही हूँ। नहीं, लोग करते हैं, कुछ लोग फर्क करते हैं कि ये फलां जात का है तो कुछ को प्रायोरिटी देते हैं, बजाय उसके एक्शन से या बजाय उसकी पर्सनैलिटी से हम जात पात को प्रायोरिटी देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग देते हैं तो उनका मसला है। ओके, चलिए जी, ठीक है। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे जब्बार साहब? अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा ये थोड़ा पूछना था कि मुझे एलर्जी बहुत होती थी, तो नाक का बहुत मसला होता है। तो मैंने एक्सरे और सिटी स्कैन भी करवाया था, उसमें आया था कि डेविएशन ऑफ नासल सेप्टम टुवर्ड द लेफ्ट साइड, के दोनों जो नासल सेप्टम है वो डेविएट हुए हुए हैं। दोनों? जी, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड के जो नासल सेप्टम है। नहीं, एक हो सकता है ना डेविएट, या तो राइट डेविएट हो गया, लेफ्ट, दोनों तरफ से यूं डेविएट तो नहीं हो सकता हो। नहीं, मैंने तो यही डॉक्टर ने कहा था कि डेविएशन ऑफ नासल सेप्टम टुवर्ड द लेफ्ट साइड एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर नासल टर्बाइनेट। ठीक है, ओके। तो मैंने ये पूछना था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप सर्जरी करवा लें, वो सही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी करवाने से फिर दोबारा वो जो है वो दोबारा डेविएट हो जाते हैं आफ्टर 2-3 years। तो क्या ये दोबारा ये हो जाता है या सर्जरी इज परमानेंट सॉल्यूशन, फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? ये पूछना था। चलिए जी, अच्छा, बात साहब ये बताते हैं आपको, ठीक है? ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, ये डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस जिसे कहते हैं, या नाक की हड्डी या गोश्त बड़ा होना, इनमें क्या फ़र्क है इन सब टर्म्स में? देखिए, नाक जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, नॉस्ट्रल्स जो हमारे हैं, और इनको डिवाइड करने वाली जो बीच की हड्डी है उसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। तो हड्डी एक ही होती है जो कि उसको नाक को 2 हाफ में डिवाइड करती है। नॉर्मली हड्डी सेंटर में होती है, लेकिन वो डिविएट कर सकती है, यानी या राइट की तरफ चली जाए या लेफ्ट की तरफ चली जाए, जिसकी वजह से जो पैसेज है हवा लेने का वो ब्लॉक हो जाता है। अल्लाह ताला ने नाक की हड्डी के साथ साथ हमारे दोनों एंड्स पे नाक के छोटे छोटे गोश्त के पीसेज रखे, जिन्हें हम टर्मिनेट्स कहते हैं, जिनके अपने फंक्शंस हैं, लेकिन कई दफ़ा वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। उनके बड़े होने की वजह से भी नाक का जो पैसेज है हवा का वो ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि जी इनकी नाक की हड्डी टेढ़ी आई है सिटी स्कैन में, तो वो डेविएटेड है राइट और लेफ्ट को। एक बात इसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, डेविएशन ऑफ द नेजल सेप्टम का मतलब ये कतन नहीं है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। अच्छा, 80% लोगों का नेजल सेप्टम डेविएटेड होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई स्केल रख के खींच के नाक की हड्डी नहीं बनाई। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होता है, या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत उस वक्त होती है जब वो डेविएशन बंद कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। प्रॉब्लली मैं अपनी नाक देखूँ या आपकी नाक देखूँ तो आपकी भी टेढ़ी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही तो हमें ये नहीं कि खामखा का ऑपरेशन कराएं क्योंकि हड्डी टेढ़ी है। ऑपरेशन सिर्फ उस वक्त कराया जाता है जब नाक ब्लॉक हो जाती है